बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज रूम में खुशामदीद। आपका मेजबान रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल के बाद सोशल मीडिया पर एक डिबेट चल पड़ी है। आखिर ये फेक एनकाउंटर्स क्या होते हैं जिनमें बेकसूर शहरियों को मार दिया जाता है? साबिक SSP मलीर राव अनवार, दुबई में इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार होने वाले आबिद बॉक्सर और SP उमर विर्क का नाम भी सामने आता है। ना जाने ऐसे कितने नाम हैं जो फेक एनकाउंटर्स में मुलव्विस हैं, और आखिर ये फेक एनकाउंटर्स का सिलसिला क्या है? आज इसी मौजू पर हमारा प्रोग्राम है और हमने अपने स्टूडियो में इंतहाई अहम शख्सियत को दावत दी है। सीनियर सहाफ़ी नदीम ज़ईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका तकरीबन 20 साल सहाफ़त का तजर्बा है। बहुत साल क्राइम रिपोर्टिंग करते रहे और अब निजी टेलीविजन में बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नदीम ज़ईम साहब, आपसे बहुत से सवालात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्राइम रिपोर्टिंग का सफ़र कैसा रहा? आपको हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में देखा, शुमाली वज़ीरिस्तान, फाटा में रिपोर्टिंग करते रहे, कभी बन्नू से आपके पैकेजेस हमने देखे, लाहौर में आपने एक वसी अरसा काम किया क्राइम रिपोर्टिंग की। क्राइम रिपोर्टिंग का सफ़र आपका कैसा रहा? क्राइम रिपोर्टिंग का सफ़र हमेशा ही थोड़ा सा हटके होता है। हटके इस तरह से होता है कि मतलब आपने वो चीज़ें देखनी है जो आम दुनिया में नहीं देखी जाती। अमूमन क्राइम रिपोर्टर्स, हमारे यहाँ सहाफ़त जब लोग शुरू करते हैं तो क्राइम रिपोर्टर से शुरू करते हैं। उनको महसूस होता है कि शायद पुलिस का जो SHO है ये बहुत बड़ी खबर है, या पुलिस वाला किसी पे ज़्यादती करता है तो सिर्फ यही खबर है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग में पता चलता है कि सहाफ़त सिर्फ क्राइम रिपोर्टिंग का नाम नहीं है, इस पर और बहुत सारी बीट्स हैं, बड़े एरियाज़ हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उधर आते हैं। तो सबसे जो आसान काम होता है वो मेरा ख्याल है क्राइम रिपोर्टिंग होता है, और बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। हमारे माशरे की सारी इक़दार, नॉर्म्स, यहाँ पे रहने वाले लोगों का उतार चढ़ाव, और लोग किस तरह से किसी के साथ ना हक करते हैं, ये सब क्राइम रिपोर्टिंग में ही पता चलता है आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर बहरहाल एक अच्छा सफ़र रहता है क्राइम रिपोर्टिंग, एक लर्निंग के हवाले से। मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लर्नर्स के लिए है। बड़े बड़े सीनियर लोग भी आज तक क्राइम रिपोर्टिंग उन्होंने शुरू की, और 50 साल हो गए क्राइम रिपोर्टर हैं, और उन्हें यहाँ की अपने बीट की, पुलिस की सेंस और हत्ता के लॉ का बड़ा पता है। तो रिपोर्टर ऐसा होता है। आप 90s में क्राइम रिपोर्टिंग करते रहे, मुख्तलिफ आपने प्राइवेट चैनल्स में काम किया। आप हमारे नाजरीन को बताइए कि उस वक्त तो आबिद बॉक्सर पुलिस में थे जब आप 90s में रिपोर्टिंग करते रहे, और भी ऐसे पुलिस एहलकार और अफसरान थे जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर मशहूर थे। आपने सिस्टम को बतौर एक रिपोर्टर महफिलों में बैठकर कैसा देखा? ये जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं, क्या इनके पीछे हुकूमती सरपरस्ती होती है? और जिस तरह से अब मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 192 इनकाउंटर्स किए राव अनवार ने और 444 लोगों को उसमें मारा, और आबिद बॉक्सर ने 2014 में एक निजी टेलीविजन को इंटरव्यू दिया और कहा कि उन्होंने मुतअद्दिद फेक इनकाउंटर्स किए हैं किसी हुक्मरान की कंसेंट से, उनकी मर्जी से। आपने इस सिस्टम को कैसा देखा? ये इनकाउंटर किस तरह से करते हैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट? अच्छा, आपने बहुत सारे सवाल एक ही सवाल में कर दिए। जो इनकाउंटर्स का फिनोमेना है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं हरगिज़ इसको प्रोटेक्ट नहीं करूँगा कि ये कोई ठीक काम होता है। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कहीं पे भी होती है, मगर देखना होगा कि एक्स्ट्रा जुडिशल में लफ्ज़ आ रहा है जुडिशल। क्या आपका जुडिशल सिस्टम इतना सपोर्ट करता है कि आप ऐसे हिनियस क्राइम के लोगों को हैंडल कर सके? अगर आपका सिस्टम करता होता तो आज आपको फौजी अदालतें नहीं बनानी पड़ती। फौजी अदालतें क्यों बनाई गई थी? फौजी अदालतें इसलिए बनाई गई थी कि मुजरम या इस लेवल के दहशतगर्द या हिनियस क्राइम में जो ख़तरनाक तरीन लोग होते हैं, जब वो अदालतों में आते हैं तो उनसे जजों की भी सिक्योरिटी नहीं मुमकिन। लिहाजा उसके लिए फ़ौजी अदालतें बनाई गई कि वो कमांडोज बैठेंगे और जज बन के फैसला करेंगे जो ऑन ग्राउंड भी लड़ सकते हैं। तो इसके लिए जब ये चीज़ें बनाई जाती हैं, ऐसे लोग आपके यहाँ पे मौजूद हैं, आपके कल्चर का हिस्सा हैं, तो शायद मुझे लगता है कि कहीं पे कोई ऐसा कानून के तहत या कानून से हट के इनके साथ निपटने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। अब बात आ जाती है, आपने पूछा कि आबिद बॉक्सर का ताल्लुक एक ASI से शुरू हुआ, एक स्पोर्ट्स कोटे पे बना, और वो डार साहब ने इसको, जो कि उस वक्त के एडिशनल IG थे, उन्होंने इसको बनाया, और बनाने के बाद जिस वक्त ये इंस्पेक्टर बना तो ये हकीकत है कि वहाँ पे सियासी सपोर्ट आ गई उसको। अब जो सियासी लोग होते थे उस वक्त, या आज भी वो लोग मौजूद हैं,
वो डायरेक्ट एक इंस्पेक्टर के साथ अगर रब्ता रखेंगे और सारा आईजी से लेके एडिशनल आईजी, डीआईजी, एसपीज, एसएसपीज और उनको बाईपास करके एक बंदे को इतनी ताकत दे देंगे कि वो किसी को भी मार सके, तो जाहिर है उसके पास फिर एक वक्त के बाद उसके ऊपर चेक ख़त्म हो जाएगा, जब ऊपर वालों को सबको ये महसूस होगा कि हमारा बॉस जो है वो नीचे वाले के साथ राब्ते में है और ये इसने जो बंदे मारे होंगे वो उसी के कहने पे मारे होंगे। तो कुछ अरसे बाद उस बंदे को महसूस होने लगता है कि शायद मुझे पूछने वाला कोई नहीं, फिर वो उसका गलत इस्तेमाल शुरू करता है। गलत इस्तेमाल होते होते इस हद तक हो जाता है कि वो पैसों के लिए, वो किसी के कहने पे, किसी की सिफारिश पे और हत्ता कि अपने बॉस की इंस्ट्रक्शन से भी हट के वो बंदे मारना शुरू कर देता। शायद अबद बॉक्सर एक इसी तरह का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन चुका था। और स्पेशलिस्ट क्या, मतलब एक इंस्पेक्टर ही था ना, उसके एसपी को चाहिए था वो उसको पूछता, उसके डीआईजी को चाहिए था कि वो उसको खींच देता, उसके आईजी को चाहिए था कि वो उसको उठा के जेल में फेंक देता और वो कभी किसी को मारने की जरूरत ना करता। मगर तो ऐसा क्यों नहीं पूछते? क्या एक इंडिविजुअल इतना ही ताकतवर हो जाता है? देखें, अगर वो पूछेगा, अगर उसके साथ उसका बॉस ऊपर से अटैच्ड है, कोई चीफ मिनिस्टर अटैच्ड है, कोई मिनिस्टर अटैच्ड है, तो वो उसको ऑर्डर्स दे रहा है, तो उसकी नीचे वालों की क्या जरूरत है? मगर यहाँ पे आ जाता है ज़मीर का सौदा। अगर आपकी जरूरत नहीं है तो आप सीट छोड़ें, किसी ऐसे को बैठने दें जो आप उसको पूछ सके। तो इसका मतलब है कि उस वक्त के सिस्टम में अगर इसने सैकड़ों एनकाउंटर्स किए तो उसको पूछने वाला ही कोई नहीं था। और इसको पूछने वाले अगर वो सिस्टम वाले लोग होते, वो भी अपनी सीटें बचा रहे थे। तो इस तरह की सूरत हाल में एनकाउंटर्स जो हैं वो हमेशा से रहे हैं, एनकाउंटर्स आज तक चल रहे हैं। एनकाउंटर्स, मेरा ज़ाती ख्याल है कि कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे पुलिस की और डिपार्टमेंट की ज़रूरत भी होते हैं। तो ये चलते आ रहे हैं। और मेरा कमज़ोर है फिर अगर एनकाउंटर ज़रूरत है तो? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि कानून कुछ चीज़ जगहों पे आके बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाता है। जब कोई ऐसा हिनियस क्राइम वाला, कोई ऐसा गुंडा, कोई ऐसा बदमाश, कोई ऐसा दहशतगर्द जिसके खिलाफ चार्जशीट बना के उसको टाइम नहीं दिया जा सकता, जेलें उसके लिए महफूज नहीं हैं, उसको रखा नहीं जा सकता, या कोई ऐसा बंदा जिसके करीब जाते ही पुलिस वाले भी मारे जाएंगे, तो उस तरह के बंदे को आप कहाँ रखेंगे? कितनी देर रखेंगे? कोई एक आधी मिसाल ही हमें मिलती है ना? नहीं, इतना बहुत सारी मिसालें हैं। अच्छा, आज भी गुंडे मौजूद हैं, आज भी अच्छे और बुरे लोगों में फ़र्क मौजूद है और हमारा जुडिशल सिस्टम वो कमज़ोर है। उस हद तक उनको सज़ा नहीं दे पाता, इतनी स्पीडी ट्रायल्स नहीं होते और उस बंदे को शायद इतनी देर रखना ये ज़्यादती होती है। जी, आपने बतौर एक क्राइम रिपोर्टर कभी आपको ये इसका एक्सपीरियंस हुआ कि आपने जाकर कोई पुलिस मुकाबला कवर किया हो, कोई इनकाउंटर आपने देखा हो? जब हम क्राइम रिपोर्टिंग करते थे तो मुझे याद है कि लाहौर में CIA के सिस्टम में हमें शायद पहले पता होता था कि आज 2-4 एनकाउंटर्स होंगे या ये जो एनकाउंटर हुए हैं ये गलत हुए हैं, हमें इस चीज़ का एहसास होता था। मगर एक आध दफ़ा तो ऐसा हुआ कि हम एक दफ़ा SP CIA के पास बैठे हुए थे, कुछ सहाफ़ी इकट्ठे थे, तो उन्होंने कहा कि हम ना आपसे एक इजाज़त मांगना चाहते हैं। सहाफ़ियों से कहा ये बात, तो हम भी हैरान थे कि SP ने हमसे क्या इजाज़त लेनी है। अच्छा, SP CIA एक मतलब, तो उन्होंने 4 बंदे पेश किए जिनके मुंह पे कपड़े चढ़ाए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं ना इनको सीधे अल्फाज में कि मैं इनको मारना चाहता हूँ। अच्छा, तो हम थोड़े से हैरान हुए। तो एक आध सहाफ़ी ने ये बात पूछी कि आप इनको क्यों मारना चाहते हैं, आप इनको क्यों नहीं अदालत के थ्रू मौत की सज़ा दिलवाते अगर इनके क्राइम्स का लेवल बहुत हाई है? बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। हाँ, मगर उन्होंने जो बात उसके बाद की, उसके बाद हमारे एक तो रोंगटे खड़े हो गए और हमें दोबारा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था। यानी कहीं खामोशी में हमने इस बात की इजाज़त दी कि आप जो चाहें करें इनके साथ। उन्होंने बताया कि ये इतना ख़तरनाक गैंग है कि जो ना सिर्फ डकैतियाँ मारता है बल्कि उस घर में उनके मर्दों को बांध के औरतों के साथ रेप भी कर जाते हैं और इनके खिलाफ कोई बंदा खड़ा होने को तैयार नहीं। ये इतने ख़तरनाक हैं कि अगर कोई इनके खिलाफ मुद्दई बनेगा, अदालतों तक जाएगा, ये मुद्दइयों को भी मार देंगे। तो हम तो मज़ीद कत्लों के वो नहीं हो सकते इनके हाथों करवाना, इनको हम छोड़ नहीं सकते, इनको हम अदालतों तक नहीं भेज सकते। इनका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग अभी भी बाहर मौजूद है कि इनको अगर हमने छोड़ दिया तो ये मज़ीद कत्ल करेंगे। मुझे ऐसी सूरत में बताएं कि पुलिस के पास जब मुद्दई मौजूद नहीं है, पुलिस तो कानून के मुताबिक चलेगी ना,
FIR के मुताबिक चलेगी ना। तो जब उनके पीछे मुद्दई मौजूद नहीं है, कोई अदालत में आने वाला मौजूद नहीं है, तो उनको सज़ा नहीं होगी। हमारा सिस्टम नहीं मानता इस बात, वो उसको छोड़ना पड़ेगा। और इतनी मुश्किल से पुलिस वाले ने अगर 2 महीने 3 महीने या 4 महीने ख़तरनाक मुजरिम को मेहनत करके पकड़ा है, वो उसको कैसे छोड़ देगा? जस्ट अ क्वेश्चन, अभी आपने बात की गैंग, इस तरह के गैंग्स होते हैं पाकिस्तान के देही इलाकों में, अभी भी मौजूद हैं, जो लोगों का जीना जिन्होंने दुश्वार कर रखा है और इतने ख़तरनाक हैं कोई मुद्दई नहीं बनता, जाके उनके खिलाफ थाने में दरख्वास्त नहीं देता। तो सर ऐसे केस में पुलिस नहीं मुद्दई बन सकती? मिसाल के तौर पे एक गांव में एक गैंग है 10-12 बंदों का जो ज्यादती करते हैं, डकैतियां करते हैं, और पुलिस को इसकी खबर है। जो शहरी हैं या जो उस इलाके के रहने वाले हैं वो खौफ के मारे दरख्वास्त नहीं देते, तो पुलिस डायरेक्टली नहीं उनको गिरफ्तार करके मुकदमा उन पर चला सकती है और जेल में डाल सकती? पुलिस और स्टेट ऐसा कर सकती है, मगर कितने केसों में करेगी? हर केस में तो पुलिस नहीं कर सकेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जब उनके मुद्दई और उनके लवाहिकीन मौजूद हैं तो मुकदमा बड़ा कमज़ोर पड़ जाता है अदालत में कि देखें जी उनके मुद्दई, उनके ये लोग सारे मौजूद हैं, उसके बावजूद ये लोग। अब आप मुझे ये बताएं कि जिस जुडिशल सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, अभी इमरान कसूर वाला जिसने ज़ैनब के साथ ज़्यादती की और ज़ैनब से पहले उसने 7 बच्चियों के साथ वही हाल किया, मुझे ये बताएं कि वकील और जुडिशल सिस्टम तो उसको भी मिल गया, अदालत में आके इनकार तो उसने भी कर दिया कि मैंने ऐसा नहीं किया, जबकि DNA उसका 100% मैच कर चुका। उसको किसने कहा कि ये वाला सिस्टम आप इस तरह से बोल दें और जाके अदालत में ये वाली चीज़ें आपने नहीं माननी? देखें, ये हमारे जुडिशल सिस्टम क्लियर कट सिस्टम है। अभी आप देख लें कितना स्पीडी ट्रायल होगा उसका, जबकि कौम के जज्बात ये हैं, कौम के दिलों को तस्कीन उस वक्त मिलती है। मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना कि इसको चौक में लटका देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा कि हमें कानून साजी करनी पड़ी तो हम कानून साजी करेंगे और इसको इबरत बनाएंगे, मगर आपका जुडिशल सिस्टम अभी तक उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे सिस्टम में जबकि उसको जब नहीं छोड़ा जा सकता, और अगर आप सोचें कि यही बंदा लीथल भी हो, यानी इसको पकड़ना मुश्किल था, कितना अरसा लगा के इसको पकड़ा गया, अब इसका अगर एक नेटवर्क हो, पीछे गैंग हो जो लोगों को, मुद्दइयों को मारने तक उतर आए, तो फिर इस तरह के बंदे का क्या करेंगे आप? इस तरह के दरिंदों को जो कौम के अंदर जो डिस्टर्बेंस का बाइस है, उसको कैसे करेंगे? पुलिस क्या करे? सर इसका फिर क्या हल, क्या इसका निकलता है? इस्लामाबाद में कल रात को एहतजाज ख़त्म हुआ है जो नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल के बाद शुरू हुआ, और इसी एग्रीमेंट पे हुआ कि 10 दिन के अंदर हुकूमत उन्हें पेश करेगी साबिक SSP मलिर राव अनवार को। अब जिस तरह से आप मिसाल दे रहे हैं, मेरे ख्याल में तो ये 100 में से कोई एक केस ऐसा होता है जहाँ पर लोग बेबस हों इतना ख़तरनाक गैंग के ख़िलाफ़ जाने से। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से दर्जनों केसेस ऐसे हैं जहाँ पर बेकसूरों को मार दिया जाता है। जैसे आबिद बॉक्सर ने, मैंने मिसाल दी, 2014 में उसने तस्लीम किया। उमर विर्क के बारे में भी लोग इस तरह की बात करते हैं, अपने डिपार्टमेंट से ही लोग। देखें, उमर विर्क और राव अनवार या आबिद बॉक्सर के दरमियान में बड़ा फ़र्क है। उमर विर्क के बारे में अगर मैं तो उनकी काफ़ी सारी मामलात देखे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिपार्टमेंट का झूमर होते हैं, जो उनके लिए फ़ख्र का बायस होते हैं। मारते शायद वो भी बंदे ही हैं, उनके बारे में भी यही मशहूर होता है कि वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के मास्टर हैं, मगर बड़ा फ़र्क होता है कि डिपार्टमेंट की सफाई करना। मुझे ये बताएं कि बहुत सारे ऐसे केसेस उमर विर्क ने हल किए हैं जो पूरा डिपार्टमेंट जिसके आगे बेबस था। बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स के आगे उमर विर्क दीवार बन के खड़ा हुआ है जो जिसके सामने पुलिस वाले बेबस हो चुके थे, हमारा सिस्टम बेबस हो चुका था। तो आबिद बॉक्सर तो ऐसा नहीं था। आबिद बॉक्सर ने तो बहुत सारे क्राइम्स और उसको वो खुद किए, और उमर विर्क आज के सिस्टम में एक SP है। आबिद बॉक्सर एक SP नहीं था, उसकी ताकत इंस्पेक्टर था, बट उसकी ताकत कहीं ऊपर जाके जुड़ती थी, वो बीच में से सबको बाईपास करता था। आज अगर बंदा मरता है या एनकाउंटर होता है तो शायद उसको पहले पूरा सिस्टम, यानी CCPO, DIGs, SPs, वो पूरा सिस्टम उसको अप्रूव करता है और फिर जाके आज बंदा मरता है। लेकिन इल्जामात तो उन पे हैं ना उमर विर्क पे। इल्जामात तो देखें, कोर्ट में केसेस चलते हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे केसों में वो पेश होते हैं और फेक एनकाउंटर्स की वो जाके उधर अपनी तफसील बताते हैं, वो तो चलता रहता है सिस्टम। देखें, आज और उस वक्त ये जो आबिद बॉक्सर थे, इनके बारे में तो ये था कि कब्जा माफिया और ये सारे गैंग्स और ये चलाना और उनको मारना और ये सारा उसका हिस्सा था, और इसके IG, SPs और बहुत सारे लोग इससे वो नहीं थे। आज जो CCPO है, मेरे ख्याल में वो पूरी तरह से एम्पावर्ड है,
या आज अगर चीफ मिनिस्टर ने या किसी मिनिस्टर ने या ऊपर किसी सियासी शख्सियत ने किसी बंदे के बारे में कोई ऐसी बात करनी है तो मेरा ख्याल है कि डायरेक्ट कभी भी इंस्पेक्टर या एसपी तक नहीं बात आएगी, वो डायरेक्ट जाएगी सीसीपीओ के पास और सीसीपीओ से एक चैनल के थ्रू ये चल। तो आज सिस्टम स्ट्रांग है जिसका हिस्सा उमर विरक है। उस वक्त सिस्टम स्ट्रांग नहीं था, उस वक्त रावणवार भी इसी सिस्टम का हिस्सा था। रावणवार इसी महीने की बात, रावणवार भी एक सियासी शख्सियत और सियासी शख्सियात से जुड़ा हुआ था। रावणवार का भी सिस्टम और था, वो आबद बॉक्सर वाला ही सिस्टम था शायद, मगर यहाँ सिस्टम स्ट्रांग तो ना हुआ फिर नहीं। सिस्टम आज पंजाब पुलिस का सिस्टम और सिंध पुलिस के सिस्टम में बड़ा फर्क है। मगर एनकाउंटर्स एक हिस्सा है, एक हिस्सा थे और मेरा ख्याल है आने वाले वक्त में भी ये एक हकीकत रहेंगे। तो आप समझते हैं ये एसेंशियल है, जरूरी है सिस्टम को चलाने के लिए? जरूरी नहीं मैं कह रहा, बिल्कुल एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है वो किसी तरह भी नहीं होनी चाहिए, कानून के तहत होनी चाहिए। मगर कानून का सिस्टम यानी वकालत आप से सर इस पे क्या इसको एनालाइज किस तरह से करते हैं, हल क्या बताते हैं कि मुजरिम पकड़े भी जाएं, जो कसूरवार हैं उनको सजा भी मिले और बेकसूर मारे भी ना जाए? मेरा ख्याल है कि जब भी मुजरिम पकड़ा जाए उसकी एक तो तहफ़्फ़ुज़ मिले मुद्दई को बहुत ज़्यादा, मुद्दई जाके उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो सके और जुडिशल में अदालतों में जब तक उसको सज़ा नहीं मिल जाती वो सिस्टम मुद्दई को सपोर्ट करे। पुलिस का सिस्टम सपोर्ट कर रहा हो, उसकी सिक्योरिटी मुद्दई की हो, और चाहे बड़े से बड़ा कोई क्रिमिनल हो, बड़े से बड़ा कोई शख्स ऐसा हो जिसके पास ताकत मौजूद है, उसको उसी तरह से अदालत से सज़ा मिले और स्पीडी ट्रायल हो, जल्द से जल्द उसको सज़ा मिल गई। अगर सज़ा मिल गई तो पुलिस को मेरा ख्याल है एनकाउंटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मैं मिसाल देता हूँ, सियासी तकर्रियाँ आज भी हो रही हैं पंजाब पुलिस में? हाँ, इस बारे में मैं बिल्कुल जिसका ताल्लुक है किसी मिनिस्टर के साथ, एमएनए के साथ या नो डाउट आज भी हमारी हुकूमत और सिस्टम में सियासी तकर्रियों का बिल्कुल वो एग्जिस्ट करता है सारा निज़ाम, और मेरा ख्याल है कि ये अभी तक ठीक नहीं हो पाया, बल्कि वक्त के साथ ये बढ़ता जा रहा है। तो सर ये नहीं आप समझते कि ये बहुत बड़ी वजह है, जो वजीर या जो पॉलिटिशियन अपने लिए लेकर आता है, किसी अफसर को तैनात करता है, फिर वो उसके इंटरेस्ट में काम भी करता है? वो बिल्कुल उसके इंटरेस्ट में काम होता है। पुलिस का निज़ाम इस हवाले से बड़ा फरसूदा है। पुलिस को बिल्कुल ये अगर किसी उस सिस्टम के बंदे के खिलाफ काम करना पड़ेगा जो जिसकी मर्जी से या जिसकी लिए वो बंदा वहाँ पे तैनात हुआ है, तो वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। बट अब बड़ा फ़र्क पड़ चुका, पीएसपी अफसरान आ चुके। पीएसपी अफसरान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं रूम रख जाते हैं, उनको पता होता है कि इस सियासी शख्सियत को मैंने ओबलाइज तो करना है, मगर कहीं ना कहीं जो मजलूम है उसकी भी दाद रसी हो सके। तो पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, पीसीएस और सीएसएस के थ्रू, पीसीएस और सीएसएस के थ्रू जो लोग मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं मजलूम की दाद रसी को भी रखते हैं। और पंजाब पुलिस का सिस्टम महकमे के अपने लोग भी कहते हैं कि जो नीचे से ऊपर गया शख्स एज कम्पेयर टू सीएसएस और पीसीएस वो थोड़ा सा ठग गया। जो नीचे से ऊपर गया है वो एज कम्पेयर टू सीएसएस या पीसीएस जो मुकाबले का इम्तिहान पास करके महकमा ज्वाइन करते हैं, हाँ ऐसा भी मुमकिन है, मगर सारे लोग ऐसे नहीं हैं। जो बहुत सारे नीचे, अब मैं अगर उनकी खूबियों और खामियों पे जाऊं तो जो पीसीएस अफसरान हैं वो ज़ाहिर है पढ़े लिखे तो हैं निज़ाम में, मगर हमारे कल्चर का उतना सिस्टम समझते नहीं, साइकी नहीं समझते, बदमाशों को उन्होंने डील नहीं किया। अब जो नीचे से आया है उसने बदमाशों को बेहतर डील किया है, उसको उनके एप्टीट्यूड के बारे में पता है, उनको छोटी छोटी सी बातें पता हैं कि ये जब जाके क्या करेगा, इसने सिस्टम में कैसे रहना है। तो ये सिस्टम मौजूद है। फिर वहीं पे बात आ जाती है, आज भी अगर कत्ल की एफआईआर कटती है तो कत्ल की एक ही एफआईआर कटती है कि वो शख्स आया, वो उसने आगे इसको गोली मारी और ललकारे मारता हुआ वापस चला गया। हालांकि ऐसा सिस्टम में नहीं होता। एफआईआर पता होता है कि ये एफआईआर गलत कटी है, वकील को पता होता है कि ये एफआईआर झूठी है हमारी, जज को पता होता है कि ये जो दोनों वकील आपस में लड़ रहे हैं ये एक झूठी एफआईआर पे लड़ रहे हैं, मगर फिर भी उस पर सजा होती है। तो क्यों ऐसा साइंटिफिक सिस्टम हमारे जुडिशियल सिस्टम में अभी तक नहीं मौजूद जिसका स्पीडी ट्रायल हो और इनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए? अगर इनको कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो ये लोग ताकतवर सिस्टम का हिस्सा रहेंगे और इनको कहीं ना कहीं काबू करने के लिए एनकाउंटर्स करने भी ज़रूरी होंगे। मगर एनकाउंटर्स का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अपने इंटरेस्ट के लिए सियासी बुनियादों पे और अपनी ज़ाती दुश्मनियों में और कब्ज़ा माफिया के चक्कर में, जैसे कि आबद बॉक्सर करता रहा है, ऐसी सूरत में भी उनको कत्ल करते जाएं।
ये सर पकड़े भी नहीं जाते? ये भी ज़रा आखिरी सवाल है मेरा। ये राव अनवार साहब आज तक पकड़े नहीं जा सके सिंध पुलिस से, आबिद बॉक्सर भी जाके तो दुबई बैठ गए, अब इंटरपोल ने उन्हें गिरफ्तार किया, पता नहीं पाकिस्तान आते हैं या नहीं। ऐसे जितने भी नाम हैं वो पुलिस गिरफ्तार करके पेश क्यों नहीं करती अदालत में? देखें, ये जिस वक्त पुलिस सिस्टम का हिस्सा होते हैं तो ये अपने डिपार्टमेंट के लिए बदमाश भी होते हैं, अपने डिपार्टमेंट के ताकतवर तरीन लोग होते हैं। इन्होंने वो मुश्किल केसेस हल किए हुए होते हैं जिसकी शायद अपने ऊपर वालों की भी ज़रूरत होती है। यानी एक CCPO या एक IG को अगर ज़रूरत पड़ गई कि इतना ख़तरनाक मुजरिम हमारे हत्थे नहीं आ रहा और इनको बुलाना पड़ता है, या कोई ऐसा ब्लैकमेलर या कोई ऐसा बड़ा आदमी जो उस वक्त सिस्टम से ज़्यादा ताकतवर है, तो उसको काबू करने के लिए इन्हीं लोगों की मदद भी ली जाती है। अब जबकि एक इंस्पेक्टर को धमकी दे रहा है एक बहुत बड़ा गुंडा, और वो इंस्पेक्टर जाके सल्यूट करता है ऐसे राव अनवार को या ऐसे उमर विरक को कि जी सर मेरे लिए तो ये मसला बन गया, मुझे तो ये गुंडा नहीं छोड़ेगा, और गुंडा वाकई उसको मारने का अहल भी हो, तो ऐसी सूरत में उन्होंने ही जाके उसको करना है। तो ये किसी न किसी जगह पे इनकी ताकत जो होती है वो सिस्टम में एडमायर की जाती है, और ऐसे सूरत में जब कि इनके ऊपर पड़ जाए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इनको वही सिस्टम पकड़ता नहीं। हाँ, बेशक एहतजाज हो रहा है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि नकीबुल्लाह के केस में अगर राव अनवार को पकड़ना हो पुलिस ने और इनकी नीयत हो तो 2-4 दिन का काम है। ये तो 7वीं तय से भी निकाल लाएंगे। ऐसे ऐसे केसेस होते हैं कि 7वीं तय से भी निकाल लाएंगे, तो ये कहीं महसूस होता है कि सिस्टम उसको पकड़ना नहीं चाह रहा, अदरवाइज उसको पकड़ के पेश करना कोई बड़ी बात नहीं। बहुत शुक्रिया नदीम ज़हीम साहब, सीनियर सहाफ़ी और वसी तजर्बा रखते हैं क्राइम रिपोर्टिंग का, निजी टेलीविज़न में इस वक्त एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, उर्दू पॉइंट के नाजरीन को आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये था आज का हमारा मुख्तसर सा प्रोग्राम जिसमें हमने बात की कि ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आखिर कैसे काम करते हैं और क्या इनके साथ हुकूमती सरपरस्ती होती है। देखते रहिए UrduPoint.com। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।